Hello students, this is chapter 4 Reproductive Health of Class 12 Biology। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, देन एमनियोसेंटेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं जो आपने 10th में पढ़े हैं उसको ही थोड़ा हम इलेबोरेट करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज़ MTP, ये भी एक टॉपिक है डिटेल में कि प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं उसके रास्ते में, तो वो सब इसमें हम स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट वन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, डिफाइन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें अच्छे से तो उसके अकॉर्डिंग क्या वेलबींग है, टोटल वेलबींग क्या है, फिजिकली कैसे वेल है, इमोशनली, बिहेवियरल उसका और सोशल, ये चारों तरीके से जो वेलबींग होती है एक पर्सन की इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं और कौन सी इसमें स्ट्रेटजीज हैं। तो इंडिया वॉज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। तो सबसे पहले इंडिया था, फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये प्रोग्राम शुरू करा था फैमिली प्लानिंग का, और जो 1951 में स्टार्ट हुआ था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ, मेन पार्ट होता है उसका जनरल हेल्थ का ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर ये अच्छे तरीके से चलेगी तो हमारी जो कंट्री है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करेगी बाकी फील्ड्स में। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन, कुछ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स भी आए हैं उसके अलावा अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं RCH शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं आजकल। Health and education of young people and marriage and childbearing during more mature stages of life are important attributes to the reproductive health of a society। मतलब इसमें बताया हुआ है कि हेल्थ और एजुकेशन यंग पीपल की और उनकी मैरिज, फिर चाइल्ड कैसे बियर करना है और कौन कौन से स्टेजेस पे कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन से तरीके अपनाए इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। सबसे पहले उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स क्रिएट करी या फिर उन्होंने न्यूज़पेपर मीडिया भी यूज़ करा, उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाई। इवन फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेशंस आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस, फैमिली मेम्बर्स को बताया और क्लोज रिलेशंस को बताने से भी इसकी अवेयरनेस फैलती है। सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एंड टू प्रोवाइड अवेयरनेस, मतलब बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से बताना ताकि वो अवेयर हो सके कि जब उनको कोई टच करता है तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को बता पाएँ। तो उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम वैसे ही करना पड़ा। देन प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि एडोलेसेंस में कौन सी चेंजेस आती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सी चेंजेस आती हैं, सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं और जिससे कि STDs ना फैलें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं, एड्स वगैरह, तो ये सब इनसे नहीं फैलती जब हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ एमनियोसेंटेसिस। इट इज़ अ टेक्निक है दैट इज़ यूज टू फाइंड आउट क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब जैसे क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, DNA के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो DNA के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बीच में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ये, जो कि आगे पास ऑन होती है, मतलब कि उसकी हाइट कैसी होएगी, लंबी होएगी या छोटी होएगी, उसका कलर कैसा होएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो DNA के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, DNA पे डिपेंड करती है बेसिकली। तो जो अगर DNA में चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्रोमोसोम्स में भी क्या आ जाएंगी, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। तो इन डेवलपिंग द एम्ब्रियो बाय यूजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो हम उसमें से निकालते हैं जब एम्ब्रियो जो प्रेजेंट होता है मदर की यूट्रस में, तो वहाँ पे जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है कैविटी में। तो जब हम उसको इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं तो उससे हम पता लगाते हैं कि उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है।
इसके और भी आगे मेथड है और किस लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो मिसयूज़ भी किया जाता है इसको किस चीज़ के लिए, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब फीटस का सेक्स डिटर्मिन करना है कि वेदर वो मेल है या फीमेल है, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दिस इज़ एमनियोसेंटेसिस। जैसे कि ये एम्ब्रियो है तो ये इसके साथ जो पिंक कलर का ये अटैच है दैट इज़ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा मदर में प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को। देन उसके बीच में यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, दीज आर द एमनियोटिक सेल्स। ये एमनियोटिक सेल्स है, इसके साथ ही जो सारा बेस है वो किससे भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ। और ये फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, एमनियोटिक कैविटी में, और बाहर ये जो है दैट इज़ यूट्राइन वॉल। अब होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं और यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ये इंजेक्शन के थ्रू सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, बाहर निकाल के उसको शेक कर लेते हैं। शेक करने से क्या होता है, जो लिक्विड पार्ट है डेंस नहीं होता, ज़्यादा लाइटर पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है और डेंसर पार्ट जो है वो नीचे चला जाता है। तो फ्लूइड ऊपर आ गया। अब उसमें कॉम्पोजिशन एनालिसिस करेंगे, पता लगाएंगे कि किस चीज़ के कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। जो नीचे सेल्स आए हैं वो सेल्स क्या है, कैरियोटाइप, कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हम उससे। बायोकेमिकल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टडीज़ में भी हेल्पफुल होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टडीज़ मतलब जैसे एक का डीएनए और दूसरे पर्सन का डीएनए है जो वो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। देन उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं इनकी आगे कल्चरिंग करी जाती है। कल्चरिंग में क्या करते हैं कि इनको ग्रो करते हैं और ज़्यादा, फिर उससे और फीचर्स डेवलप होते हैं और वैरायटीज़ आती हैं उससे। तो ये बायोकेमिकल स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल है। क्रोमोसोमल एनालिसिस भी इससे बहुत अच्छा होता है। एनालिसिस यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन जाएगा तो उससे भी हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि आगे कौन कौन से डीएनए उसमें प्रेजेंट होंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं एक्सप्लोड होना, दैट इज़ एक्सप्लोजन, और उसको रोकने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, मतलब जो लोग हैं, जैसे लोग रह रहे हैं तो अगर वो 2 लोग होंगे तो बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो बहुत ही इम्प्रूव्ड होगी। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी उनको, वो भी बढ़ जाती हैं उससे, तो बेटर लिविंग कंडीशन बन जाती है। हैड एन एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन, तो इससे पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब एकदम से डेथ रेट में कमी आ जाना। डेथ रेट में कमी आई इट मीन्स जो बच्चे हैं वो चाइल्ड बर्थ है वो ज़्यादा हो रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। तो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। तो जो मैटरनल मतलब मदर की जो डेथ रेट होता है वो भी, एंड दूसरा इन्फेंट का बच्चे का मोर्टेलिटी रेट जो होता है, along with increase in population of reproductive age is the main reason for population explosion। मतलब डेथ रेट उनके कम होते हैं तो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एज के जो पर्सन्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। तो कौन कौन से स्टेप्स है इसको ओवरकम करने के लिए, सबसे पहले तो यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मतलब अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे वो कंसीव ही ना करें मदर और चाइल्ड बर्थ ना हो। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पीपल अबाउट दी मेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, उनको पता चले कि ज़्यादा लार्ज फैमिली होगी अगर तो उनकी ज़रूरतें भी उतनी होती है और वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो जब उनको ये उनके डीमेरिट्स पता चलेंगे तो स्मॉल प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वाली जो थ्योरी है गवर्नमेंट की वो पता चलेगी उनको। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल एंड मेल, मतलब पर्टिकुलर एज होनी चाहिए 25 या 26, जब तक वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाते उनकी मैरिज नहीं करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन, और उन पेरेंट्स को कुछ ना कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट को जिनके 1 या फिर 2 ही बच्चे हैं, ताकि अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो अपने आप ही कोशिश करेंगे स्मॉल फैमिली प्लानिंग की। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं that are used to prevent the unwanted pregnancy and modifying the menstrual cycle। इन दोनों चीज़ों के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, एक तो ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, देन इट मस्ट बी ईजिली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव, रिवर्सिबल, मतलब उसका आप जो इफेक्ट है वो रिवर्स कर पाओ,
कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, मतलब कोई भी तरीका ना हो जिसकी वजह से ये जो इंटरफेयर करें इन दोनों चीज़ों में, सेक्सुअल एक्ट में या सेक्सुअल डिज़ायर में, जो चाह होती है और जो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, मतलब जो नेचुरली यूज़ किए जाते हैं मेथड, आर्टिफिशियल नहीं होते या बाहर से कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया जाता। बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडीज होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिसको बोलते हैं हम। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, इंजेक्टेबल होगी, इंजेक्ट कर सकते हैं बाहर से, इम्प्लांट कर सकते हैं बाहर से, एंड देन सर्जिकल मेथड्स लास्ट वन। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दिए हुए हैं आगे बर्थ कंट्रोल मेजर्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक है परमानेंट, दूसरा है टेम्पररी। जो परमानेंट मेथड होता है उसमें आ जाते हैं सर्जिकल वंस, सर्जरी के थ्रू जो करते हैं। एक होती है वेसिक्टोमी, एक होती है ट्यूबिक्टोमी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और वेसिक्टोमी में क्या होता है, वैस जो है वो नाम लिया हुआ है वैसा डिफरेंशिया से। तो वैसा डिफरेंशिया जो होता है वो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक, तो उसमें कट लगाते हैं तो उसको बोल देते हैं वेसिक्टोमी। ऐसे ही अगर फेलोपियन ट्यूब्स है जैसे फीमेल्स में, तो ट्यूब से वर्ड लिया हुआ है ट्यूबिक्टोमी, जब उसमें कट लगाते हैं तो उसको ट्यूबिक्टोमी बोल देते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पररी मेथड। इसमें टेम्पररी मेथड में आ जाते हैं नेचुरल, केमिकल, मैकेनिकल और हार्मोनल। तो नेचुरल में क्या आ जाता है सबसे पहले, तो यही सारे मेथड्स आगे डिटेल में है। नेचुरल मेथड्स कौन से हो गए, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब जिससे दोनों के चांसेस जो हैं वो मीट होने के वो कम हो जाते हैं, अवॉइड करते हैं वो। तो सबसे पहले पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो आ जाता था। द कपल्स अवॉइड क्वाइटस, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब 10 to 17 डेज में जो है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अगर वो करते हैं, आपस में मीट करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, फर्टिलिटी पीरियड भी बोल देते हैं उसको। बी विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, अभी मैंने बताया कि उसमें क्या करता है, मेल पार्टनर जो होता है पेनिस को विथड्रॉ कर लेता है फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन, ताकि वो सीमेन जो है वो पास ना कर पाए। थर्ड वन इज़ द लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थोड़ी देर के लिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो ख़त्म हो जाती है आफ्टर द पार्चुरेशन, जब भी वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है मदर, एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड, कोई ओव्यूलेशन नहीं हो पाती ज़्यादा मिल्क फीडिंग करने की वजह से, सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नील। नेक्स्ट इज द बैरियर मेथड्स। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, मतलब उनको आपस में फिजिकली मीट करने से रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स, जैसे कि कॉन्डम्स यूज़ करे जाते हैं, यूज बाय द मेल। बैरियर मेड ऑफ रबर या लेटेक्स शीट का बना होता है टू कवर द पेनिस और वजाइना एंड सर्विक्स ऑफ द फीमेल। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडीज, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी ये रोक देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आगे उसकी पिक्चर बनी हुई है कॉन्डम की, कॉन्डम फॉर द मेल एंड कॉन्डम फॉर द फीमेल। तो ये जस्ट सिंपल पिक्चर्स दी हुई हैं। एंड देन इज द डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये क्या होते हैं सारे, आर द बैरियर मेड ऑफ द रबर दैट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। मतलब ये बैरियर सारे ये जो है वो यूज़ करे जाते हैं, रबर के बने होते हैं। तो इसमें होता क्या है, स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स। मतलब ये जो बैरियर्स हैं इनके साथ तो एक तो क्रीम्स यूज़ करी जाती है, जेलीज यूज़ करी जाती है, फोम यूज़ करी जाती है टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ताकि वो कॉन्ट्रासेप्ट करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए उसकी। देन एडवांटेजेस ऑफ बैरियर मेथड्स, दे आर डिस्पोजेबल, मतलब उनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद भी इंसर्ट कर सकते हैं वो। दे आर रीयूजेबल, दोबारा यूज़ हो सकते हैं। एंड प्रिवेंट्स कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, मतलब स्पर्म की एंट्री को ये ब्लॉक कर देते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज जिसको बोलते हैं, तो ये जो है वो डॉक्टर इंसर्ट करते हैं और ट्रेन नर्स भी कर सकती है इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वजाइना। सो आईयूसीडीज में भी नॉन मेडिकेटेड हो सकती हैं ये, जैसे कि लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर जो है वो एज एन एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो उसमें कॉपर टी, कॉपर 7 ये उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। मल्टीलोड 375 ये इसमें आ जाते हैं। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज वो हो जाते हैं प्रोजेस्टासर्ट होता है LNG 20।
नेक्स्ट इज द IUCDs दैट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, मतलब स्पर्म जो है वो अंदर जाता है, फेगोसाइटोसिस स्किन के अंदर जाता है इन द यूट्रस, एंड कॉपर रिड्यूस द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो होता क्या है, कॉपर टी वगैरह ये यूज़ करने से कि जो स्पर्म है वो इजेक्ट तो हो जाता है उसके बीच में, लेकिन उसकी जो मोटिलिटी रेट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्टाइल नेचर का नहीं रहता, फर्टिलिटी कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और अगर हम यही IUDs अगर फीमेल यूज़ करती है तो उसका जो यूट्रस होता है वो अनसुटेबल रहता है इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब अगर वो स्पर्म चला भी गया अंदर तो वो इम्प्लांट नहीं होएगा, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी फर्टाइल नेचर जो है वो नहीं देगा एंड कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करेगा। इट इज़ आइडियल फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रन, अगर 2 बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे करने हैं तो थोड़ी देर में उनका गैप होना चाहिए, तो उसके लिए ये चीज़ें सब यूज़ होती हैं। ऑरल पिल्स, तो वो क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से बनी होती है, यूज्ड बाय द फीमेल्स इन फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स की फॉर्म में ये ली जाती हैं, एंड दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है सारा फ्लूइड, उसको म्यूकस बोलते हैं, टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, तो इससे जो उसकी एंट्री है स्पर्म्स की वो रोक सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज़ द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में मैंने अभी बताया 2 होते हैं, वेसिक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी। तो वैसे ये होते क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइज करा जाता है उनको ताकि वो इजीली उस पर आके कोई भी चीज़ जो है वो अटैक ना करे और दोनों आपस में फर्टिलाइज ना हो। सो मेथड एडवाइज टू द मेल और फीमेल पार्टनर टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर प्रेगनेंसी, ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, गैमीट्स जो होते हैं, दस प्रिवेंट कंसेप्शन, जिसकी वजह से कंसेप्शन रुक जाती है, कंसीव नहीं कर पाते मदर, एंड देन इज द स्टरलाइजेशन इज मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, अगर वो मेल में करे तो वेसेक्टोमी है, अगर फीमेल में करे तो ट्यूबिक्टोमी है। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास रेफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, या तो उसको रिमूव कर देते हैं छोटा सा पार्ट उसका, या फिर उसको टाई कर देते हैं थ्रू इंजिशन मेड ऑन स्क्रोटम के ऊपर थोड़ा सा कट लगा के। ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया हो उसका तो वो रिमूव कर देते हैं, और टाइड अप थ्रू इंसिजन ऑफ एब्डोमेन और वेजाइना। किससे थ्रू इंसिजन करते हैं वो, एब्डोमेन और वेजाइना के थ्रू। हाईली इफेक्टिव होता है ये मेथड, और रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, लेकिन ये रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता, अगर एक बार ये कर दिया तो दोबारा हम इसको ठीक नहीं कर सकते। और वेसेक्टोमी में ये वास रेफरेंस जो होते हैं वो टाइड और कट किए जाते हैं, ये वाला पार्ट जो है। अगर थोड़ा और डिटेल में देखना है तो आप ये वाली पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये वेसेक्टोमी का बताया हुआ है, तो कट एंड लाइगेटेड मतलब ज्वाइन करे जाते हैं वास रेफरेंस, और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है तो इसको यहाँ पे मार्क करा हुआ है। तो ये न्यू टेक्निक्स हैं, यूजिंग द सिलिकॉन प्लग्स में अलाउ रिवर्सल ऑफ अ वेसेक्टोमी। तो आजकल जो मेनली यूज़ करी जाती है टेक्निक वो सिलिकॉन प्लग्स यूज़ करे जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिवर्सिबल मेथड नहीं होता इतना। ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल मतलब फेलोपियन ट्यूब जो है लाइगेट छोड़ देते हैं उसको भी ऐसे टाई कर कट करके फिर लाइगेट कर देते हैं यूट्राइन ट्यूब्स को, और ये एग का पाथ होता है, तो ये अगर नहीं होएगा इसको कट करके ऐसे जोड़ देंगे तो वो ईजिली जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी वहाँ पे। पाथ ऑफ स्पर्म ये वाला होता है, तो यहाँ पे इसको कट करा हुआ है। ओवरी है, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये बाकी सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। It is very important that the selection of contraceptive method should be taken under the consultation of the doctors। पहले तो ये जो है सारे contraceptive methods जितने भी ऊपर बताए हुए हैं पहले बताए हैं वो सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करके लेने चाहिए। सेकेंड वन, दे हैव इल इफेक्ट्स, कई इल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल पेन होने लग जाती है, देन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होएगी, एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से। तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक तरीका है जिससे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं मेडिकली।
वॉलंटरी टर्मिनेशन मतलब विल के अकॉर्डिंग टर्मिनेट स्टॉप करते हैं प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन जिसको बोलते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इससे पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाती है। अगर जैसे किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता है तो वो ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी। इन इंडिया एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन 1971 में ये लीगलाइज्ड हुई थी गवर्नमेंट के थ्रू एंड कुछ इस पर रोक लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस थी ताकि इसका कोई मिसयूज़ ना करे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेशन होती थी मेल और फीमेल में, कि लड़का या लड़की में भेदभाव करना, कि लड़की जो होती थी उसको पहले ही मार देते थे जन्म लेने से, तो उसको हम फीमेल फेटिसाइड बोल देते हैं। और इसको किस लिए यूज़ करते थे? गेट रिड्स ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता है तो ये मेथड यूज़ करते हैं, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है उनकी वजह से, और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कई बार वो फेल हो जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर यूज़ करते हैं तो भी वो काम नहीं करते, तो यूज़ ड्यूरिंग द कॉइटस और रेप्स। व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन कुड बी हार्मफुल, कई बार क्या होता है कि मदर की बॉडी जो होती है वो वीक होती है, प्रॉपरली बच्चे को नहीं उसमें अपने प्रॉपर कंडीशंस नहीं दे पाती, तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यू कर नहीं पाते, और इवन फेटल टू द मदर और फीटस, दोनों की जान को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए भी ये मेथड यूज़ करते हैं। एमटीपीज आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ, ये सेफ भी है वैसे तो, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपीज आर मच मोर रिस्कियर, अगर स्टार्टिंग के 6 महीने जो है अगर यूज़ किया जाए इसको तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद ये है रिस्की होते हैं अगर इनको यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, दैट इज एसटीडीज। तो ये वो डिसीजेज और इन्फेक्शंस होती हैं विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, आर कलेक्टिवली कोल्ड एसटीडीज, और वेनरल डिसीजेज भी बोल देते हैं, वीड भी बोलते हैं, या फिर इसको आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके कॉमन: गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। तो इसमें से आप 2-3 ईजिली याद कर सकते हो जो आपको ईजी लगती है। हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये जो है ट्रांसमिट होती हैं बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। अगर किसी पर्सन को है हेपेटाइटिस बी, अगर वो दूसरे किसी नॉर्मल पर्सन को लग जाए, इन्फेक्टेड से नॉर्मल को लगेगा तो उसको भी ट्रांसमिट हो जाएगा, अगर वही नीडल हम सेम यूज़ करेंगे तो। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लग सकता है विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसकी वजह से भी, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। एक्सेप्ट जेनाइटल हर्ब्स को छोड़ के सिर्फ HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर कम्प्लीटली क्योरेबल, ये दोनों जो हैं वो कम्प्लीटली हम क्योर कर सकते हैं इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर पहले से पता चल जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है उसको। टाइमली डिटेक्शन, टाइम पे अगर डिटेक्शन हो जाए, पता लग जाए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाए एसटीडीज का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट वुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, PID भी बोलते हैं जिसको। पेल्विक मतलब लोअर जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी एंड इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सारी जो डिसीज़ हैं इसकी वजह से होती हैं। इन्फेक्शंस ऑफ STDs कैन बी प्रिवेंटेड बाय, उसको हम रोक कैसे सकते हैं? अवॉइड द सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब अगर किसी को नहीं जानते हो या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ जब वो सेक्स करते हैं तो हम इसको STDs को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं फैलती। एंड ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कॉइटस, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उन्होंने कॉन्डम्स यूज़ करने होते हैं। एंड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट लगता है तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोस्ड, अगर पता चल जाए तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है? द कपल्स विच आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं यूज़ करते फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, आर कॉल्ड द इनफर्टाइल। द रीजन्स फॉर दिस कुड बी मैनी, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इसके। फिजिकल, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, जेनाइटल जो होते हैं ऑर्गन्स उनकी वजह से भी हो सकता है। डिसीजेज जो होती हैं, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, और इवन साइकोलॉजिकल।
So infertile couples are assisted to have children through certain special techniques commonly called assisted reproductive technologies, जिसको हम ART से डिनोट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्ज़ाम्स. पूछा जाता है ये मेनली एग्जाम्स में कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ करी जाती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. इट इज़ वेरी कॉमन. तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी के बाहर होती है, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. तो एम्ब्रियो इससे से ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें सीधा मदर में, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं जिसको. ओवम फ्रॉम वाइफ और डोनर एंड स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड और डोनर. तो दोनों के डोनर, अगर जैसे कि वाइफ में प्रॉब्लम है तो हस्बैंड की जगह कोई डोनर यूज़ किया जाता है एंड वाइस वर्सा. सो आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फर्टिलाइज इन लैब कंडीशंस. तो लैब में कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती है, वहाँ पे इसको फर्टिलाइज करके फिर अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं. सो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जब उसके 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं, कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब. तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं अर्ली एम्ब्रियो को, ताकि वो मदर में पूरी उसको कंडीशंस मिल सके. तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट. जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. जाइगोट को जब हम इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा मतलब फेलोपियन ट्यूब में अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं. एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, ताकि प्लेजेंटा के थ्रू उसको आगे न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके. नेक्स्ट इज़ द गिफ्ट. तो ये फुल फॉर्म से पूछी जाती है, ये ध्यान से कर लेना. जिफ्ट क्या होता है, IUT क्या होता है, या गिफ्ट क्या होता है. गिफ्ट में क्या आ जाता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. सो ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल. मतलब दूसरी किसी फीमेल के थ्रू करते हैं जो हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI. तो ये भी फुल फॉर्म आती है, एग्जाम्स में पूछते हैं इसको. इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म इंजेक्शन करते हैं वो. स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है ये टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लैब इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसको AI भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो ये इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं इन विच मेल पार्टनर इज अनएबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म्स एंड आर ट्रीटेड बाय दिस टेक्निक इन विच सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर. पहले डोनर से सीमेन कलेक्ट करते हैं, इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना में या फिर यूट्रस में, और इसको बोलते हैं हम IUI, दैट इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. मतलब सारी जो कंडीशंस है उसको सीमेन कलेक्ट करके उसको बाहर सारी आर्टिफिशियली कंडीशंस दे के फिर उसको वेजाइना में जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है. सो ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन. बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए होती है इसमें, हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, एंड देयरफॉर देयर बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू सर्टेन कंट्रीज एंड पीपल. इसकी वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, और अच्छी हैंडलिंग चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स भी चाहिए होते हैं. तो ये कुछ कंट्रीज़ में बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट देता है, क्योंकि हर जगह पे इतनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं की जा सकती. थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद.